एक ऐसा गांव जो नेपाल की सुंदरता में चार चांद लगाता है, जहां की सेब की बागवानी बहुत ही फेमस है और इस गांव में अभी भी तिब्बतन लैंग्वेज जिंदा है। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव में, जिसका नाम है मारफा। जी हाँ, इस गांव का नाम है मारफा। कल शाम को जब हम यहाँ पहुँचे तो टाइम हो रहा था 7:30 और टेम्परेचर था -16। सबसे पहला काम हमने रूम बुक करने का किया, जो कि 1500 रुपये नेपाली लगे। और जब बाहर निकल के हमने 1-2 फोटो ही लिया था, उसी टाइम हमारी ठंड से हालत खराब हो गई, क्योंकि अब टेम्परेचर था -18। मारफा नेपाल के मुस्तांग जिले का एक अनमोल रत्न है। यहाँ की खूबसूरती, संस्कृति और शांति को जब आप फील करेंगे तो आप उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे कि मारफा कितना खूबसूरत है। तो गाइस, रात हम मारफा विलेज में स्टे किए हुए थे। तो रात ज़्यादा हुई थी, इसलिए हम लोगों ने शूट नहीं किया था। तो अभी सुबह हुई है तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए भाई, यहाँ पे जो घरें हैं बहुत पुरानी हैं और सारे ब्रिक से बनी हुई हैं। जो पत्थर होते हैं, यहाँ के लोकल पत्थर होते हैं, उसी को उठा के ये लोग अपना घर बनाते हैं। ये मारफा विलेज इसलिए फेमस है, यहाँ पे एप्पल फार्मिंग होती है इस विलेज में बहुत ज़्यादा। और एप्पल से यहाँ पे जैसे कि लोकल ब्रांडी वगैरह बनाते हैं यहाँ पे लोग। आपको दिखाते हैं बागीचे यहाँ का, जरा बाहर आइए। ये सारे पेड़ हैं। अभी तो फ्लावरिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, सूख गए थे, अब धीरे धीरे फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। कुछ पेड़ हैं जिसमें फ्लावरिंग अभी भी लगी हुई है। ये गांव इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पुराने घर हैं अभी भी। मतलब जैसे आप एंशिएंट टाइम में देखते होंगे तिब्बत में जैसे घर है बहुत पुराने, वैसे घर अभी भी यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे नेपाल में। इस मारफा विलेज में, पूरे नेपाल में नहीं, मारफा विलेज में जाए तो देखने को मिलेंगे। मारफा विलेज का हिस्ट्री भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये गांव तिब्बतन संस्कृति और परंपराओं से समृद्ध है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी हम आ चुके हैं मारफा विलेज में। कल रात को हम लोग यहीं पे स्टे किए थे। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे लिखा है भाई। वो लिखा है मारफा विलेज। और ये विलेज जो है, कहा जाता है कि नेपाल की बहुत ही पुरानी विलेज है। मारफा का इतिहास 14वीं शताब्दी से शुरू होता है। ये गांव तिब्बतन राजा लोमोंगथांग के अधिकारियों द्वारा स्थापित किया गया था। मारफा अपने पारंपरिक तिब्बतन वास्तुकला, संस्कृति और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ये गांव मुस्तांग के ऐतिहासिक लोमोंगथांग राज्य का हिस्सा था, जिससे तिब्बतन धर्म और संस्कृति को काफी बढ़ावा मिला। मारफा के लोगों को कई लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, नेपाली और तिब्बतन तो आज भी यहाँ का लोकल लैंग्वेज है। पहले यहाँ की इकोनॉमी पारंपरिक रूप से सेब की खेती और व्यापार पर निर्भर था, लेकिन अब यहाँ टूरिज्म भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको दिखाते हैं भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, ले चलता हूँ। यहाँ पे लिखा है वे टू धौलागिरी बेस कैंप। पास से दिखाता हूँ। धौलागिरी बेस कैंप, यहीं से स्टार्ट होता है ट्रैकिंग। देखिए, वे टू धौलागिरी बेस कैंप। पहले दिन आप जाएंगे आलूबारी, डे फर्स्ट 3900 मीटर, या खरका डे 2, ठीक है। उसके बाद बेस कैंप आप तीसरे दिन पहुँचेंगे। तो काफ़ी 3 दिन लग जाएगा भाई, काफ़ी टाइम लगेगा। इधर से जाना है। इधर क्या लिखा है, धौलागिरी बेस कैंप, वे टू धौलागिरी बेस कैंप। बहुत ही पुराने घर है यहाँ पे। ये देखिए, ये पत्थर के ऊपर पत्थर रख के इन्होंने अपना घर बनाया है। ये देखिए, पतले लंबे पत्थर हैं भाई। बहुत ही खूबसूरत है ये गांव। ये क्या लिखा है भाई, नेपाली में कुछ लिखा है, मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। यह लेख हिस्टोरिकल बॉन्ड शो करता है नेपाल और जापान के बीच। सन 1899 में एक जापानी मॉन्क इकाई कावागुची मारफा आए थे। वह बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए तिब्बत तीर्थ यात्रा पर थे। वह हमारे गांव मारफा के मुखिया के साथ
काफी वक्त बिताए। मारफा के लोग इस घटना की 100वीं वर्षगांठ पर उस पल को सम्मान पूर्वक याद करते हैं। मतलब 1899 की घटना को याद करके 1999 में इसे लिखा गया था। मारफा आने के लिए आप पोखरा से बस से भी आ सकते हैं, टैक्सी से आ सकते हैं और बाइक से भी आ सकते हैं, और यहाँ तक कि भैरावा, पोखरा, काठमांडू जैसे शहरों से आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके भी आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा इसमें बाइकर्स को होने वाला है, क्योंकि बाइकर्स रास्ते भर अच्छी अच्छी जगहों को अच्छे से रुक रुक के एक्सप्लोर और एंजॉय कर पाएंगे। ये जो म्यूजिक आप सुन रहे हैं ये यहाँ का लोकल म्यूजिक है। तू जा, हमको शूट करेगा। और ये होटल है जहाँ हम रुके हैं आज, होटल टेनपोपो। और देवेंद्र भाई अपने इंस्टा 360 के साथ। और ये हम लोग का होटल है, ये लोकल ब्रांडी वगैरह है, ऐसा कुछ। ये देखो भाई कितना प्यारा है ये अंदर का इंटीरियर। हम लोग का रूम पीछे है, ऊपर भी रूम है, यहाँ पे चारों तरफ रूम है। ये देखो चारों तरफ है, नीचे भी है। हम लोग का रूम जो है पीछे है, जानबूझ के लिया था हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग को व्यू एंजॉय करना था। दिखाता हूँ, ये देखो आप। तो अब बात करते हैं मारफा आने के लिए कौन सा टाइम सबसे अच्छा होता है। तो ये बता दूं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइमिंग है। जैसे किसी को ज़्यादा ठंडी पसंद है तो किसी को कम ठंडी, और किसी को स्नोफॉल देखना होता है। तो मैं आपको बताते चलूँ, सबसे पहला जो सीज़न है वो स्प्रिंग सीज़न है। आप स्प्रिंग सीज़न में यहाँ पे आ सकते हैं। ये बैठने के लिए लोग अपने घरों के बाहर लगाते हैं ताकि टूरिस्ट टाइम बैठ के आराम कर सकें, एंजॉय कर सकें। तो स्प्रिंग सीज़न में ये होता है कि मार्च से आप मई के बीच में आ सकते हैं। इस टाइम फ्लावरिंग बूम होता है, एप्पल्स के बागीचे में बहुत अच्छे फ्लावरिंग्स आते हैं, सुंदर लगते हैं। और ये क्या बना है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा है। तो आप आ सकते हैं यहाँ पे मार्च से मई के बीच में। इस टाइम गर्मी का मौसम होता है। यहाँ पे गर्मी का मौसम समझ लीजिए -1 से -8 डिग्री, ये गर्मी का मौसम होता है। तो आप आ सकते हैं, अच्छे से एंजॉय करिएगा, ज़्यादा ठंडी नहीं है। और इस टाइम भी स्प्रिंग सीज़न ही है। मैं स्प्रिंग सीज़न में आया हूँ मार्च के महीने में, और एप्पल्स में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है। इंडिया में फ़ोन किया तो पता चला कि वहाँ पे लू चल रहा है, और यहाँ पे इस टाइम जो है -1 से -8 डिग्री तक वेरी करता है। ये देखो भाई क्या रखा है भाई, खतरनाक। और यहाँ पे ये देखो भाई मफलर बांध के जा रही है, ठंडी है यहाँ पे भाई। आप लोग को लग रहा होगा कि इतनी तेज धूप है। ये देखो हुडी पहना है भाई। स्प्रिंग सीजन में यहाँ आने का एक और फ़ायदा है, आप जो भी व्यू है अच्छे से देख पाएंगे। जो भी पहाड़ियाँ हैं वो अच्छे से एकदम क्लियर दिखेंगी, आसमान एकदम नीला दिखेगा। लेकिन ये सब आप अदर सीज़न में नहीं देख पाएंगे। अदर सीज़न में बादल ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से धुंध ज़्यादा होता है, इसलिए कुछ क्लियर नहीं दिखता है। और जो दूसरा सीज़न है वो है अक्टूबर से नवंबर। आप अक्टूबर से नवंबर के बीच में आ सकते हैं। और ये देखिए आगे लोकल टूरिस्ट हैं, यहाँ के नेपाली टूरिस्ट ही हैं भाई लोग। तो दूसरा जो सीज़न है वो अक्टूबर से नवंबर है। आप इस बीच में आ सकते हैं। अच्छा मौसम होता है, ठंडा, हल्का ठंडा होता है। हल्का यहाँ का हल्का ठंडा मतलब -15 से -25 तक होता है। तो आप आ सकते हैं उस टाइम भी। और हमारे सामने एक कपल आ रहा है, और जो लेडीज़ हैं वो तिब्बतन ड्रेस पहनी है, आप देख सकते हैं। उनकी तरफ कैमरा नहीं करूँगा भाई, कई लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं। और ये क्या रखा हुआ है भाई, एक ये देखिए बैठने के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें, जैसे कि स्किन से बनी होती है जानवर की, वो सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। हमारा होटल है, होटल टेनपोपो, राइट साइड में। और ये गांव का लोकल मार्केट है, यहाँ पे माला वगैरह मिलता है, ठंडी के कपड़े मिलते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉट्स रखे हुए हैं पुराने ज़माने के। और ये कुछ ऐसा है।
जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकला हूँ, एक चीज़ देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं या फिर कोई भी नौजवान है, सब एक पास बैठ के आपस में बात करते हैं। जैसे कि पता है आपको कि यहाँ पे नेपाल में ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उसका उपाय भी है कि ठंडी में नहाते कैसे हैं लोग, हाथ कैसे धुलते हैं लोग। गर्म पानी तो चाहिए ही भाई सबको। अब कितना कोई गैस ख़त्म करेगा गर्म पानी करने के लिए, तो इसका एक उपाय उन लोगों ने निकाला है। ये देखिए, ये है सोलर हीटर कंटेनर। इस पर सनरेज पड़ते हैं और वो पानी गर्म करता है। और ये कंटेनर है, एकदम इंसुलेटर कंटेनर है, इसमें पानी स्टोर होता है और इस पर सनरेज पड़ते हैं, तब जाके वो सनरेज से पानी गर्म होता है और इसमें स्टोर हो जाता है। और स्टोर होने के बाद वो 24 घंटा गर्म रहता है। और भाई आपको मिलती है गरम गरम पानी ठंडियों में भी। ये जो पूरा गांव है, ये पूरा एप्पल की बागवानी करता है। देख रहे जो पेड़ सूखे हुए हैं, सारे के सारे ये एप्पल के पेड़ हैं। ये देखिए, सारे के सारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी सीज़न ख़त्म हो चुका है, कुछ पेड़ में अभी भी फ्लावरिंग है। ये देखिए बगल में है। यहाँ पे लोग खुद के होटल के लिए यहाँ पे सब्जियाँ उगाते हैं, बाहर से सब्जियाँ खरीदने नहीं जाते हैं। ये देखो कलीफ्लावर ये वगैरह खेती कर रखी है छोटी बहुत। बाहर गांव को एक्सप्लोर करने के बाद जैसे ही मैं कैंटीन में आया, देखा सारे ग्रुप मेंबर लंच कर रहे थे। नाश्ते में है आलू का पराठा, चटनी और चाय, जो कि पुष्पा बाबू को काफी अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद हमने भी नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम रेडी होने लगे वापस घर जाने के लिए। घर जाने के लिए एक दिन सफिशिएंट नहीं है, तो हमें रुकना पड़ेगा आज पोखरा में। इतने प्यारे गांव से आज हमारे जाने का दिन है, लेकिन सच बताऊं तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मन तो ये कर रहा है कि यहीं पे बस जाऊं, लेकिन काश ऐसा होता। इस गांव के लोगों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स 100% होगा। आज मैं यहाँ से चला तो जाऊंगा, लेकिन ये बात सच है, एक दिन मैं यहाँ जरूर आऊंगा, लोगों से मिलने, यहाँ के बागवानी का सेब खाने, बैठे बैठे घंटों पहाड़ों को देखने के लिए जरूर आऊंगा।